हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था मेसोमेरिक इफेक्ट वगैरह क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट वगैरह क्या होता है, हाइपर कंजुगेशंस क्या होते हैं, एरोमेटिसिटी क्या होता है, एंटी एरोमेटिक क्या होता है, नॉन एरोमेटिक क्या होता है। स्टेबिलिटी ऑर्डर हम लोगों ने देखा कि एरोमेटिक ग्रेटर देन, नॉन एरोमेटिक ग्रेटर देन, एंटी एरोमेटिक। ठीक है, फिर हम लोगों ने एरोमेटिक का कंडीशंस देखा था, एंटी एरोमेटिसिटी का कंडीशंस देखा था। एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में सिमिलरिटी बहुत सारी थी। शुरुआती तीन जो कंडीशंस थे वो दोनों सेम ही थे, बस लास्ट का कंडीशंस वैरी कर जाता था कि एक में एरोमेटिक वाले में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाता था और एंटी एरोमेटिक वाले में 4n पाई इलेक्ट्रॉन हो जाता था। एरोमेटिक वाले में n का वैल्यू 0 से स्टार्ट होता था और एंटी एरोमेटिक वाले में n का वैल्यू 1 से स्टार्ट होता था। बस इतना हम लोगों ने जाना था। हम लोग का एक लास्ट इफेक्ट बचा हुआ था और वो इफेक्ट था इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के बारे में। बहुत आसान है, बहुत आसान से कॉन्सेप्ट समझिएगा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट का। ठीक है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट मजा आ जाएगा आपको, खूब शानदार समझ में आएगा। ठीक है, मेन जो आपका +m -m +i -i वो आपका थोड़ा बेसिक था, उसको समझने में मुझे भी समझाने में थोड़ा डर लगा रहता था कि सामने वाले को समझ में आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन अगर वो समझ में आ गया तो यार ये सब तो बहुत बेसिक चीज हो जाती है कि कैसे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कितने टाइप्स का होता है, उस टाइप को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, क्या होगा कैसे होगा, बहुत बेसिक सी चीज है। चलिए, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होता है समझना। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट तभी होगा जब अपने पास मल्टीपल बॉन्ड होगा। मल्टीपल बॉन्ड कहने का मतलब डबल बॉन्ड होगा और ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट तभी पॉसिबल है जब अपने पास मल्टीपल बॉन्ड होगा, यानी डबल बॉन्ड होगा और ट्रिपल बॉन्ड होगा। साथ ही साथ उसके पास अटैकिंग रिएजेंट के प्रेजेंस में अटैक कराना होगा। जैसे सिंपल समझना, अगर हम लोग ले लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, और यहां पे अगर हम लोग ले लेते हैं अटैकिंग रिएजेंट, तो आप बताओ ये कंपाउंड मेरा मल्टीपल बॉन्ड कंटेनिंग है या नहीं है? हम बोलेंगे बिल्कुल है, क्योंकि यार डबल बॉन्ड है। ठीक है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आपका मल्टीपल बॉन्ड कहलाता है और ये मेरा मल्टीपल बॉन्ड है। तो मल्टीपल कार्बन का, मल्टीपल कंपाउंड का अटैकिंग रिएजेंट के प्रेजेंस में जो पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, जैसे आप यहां देखो तो ये पाई इलेक्ट्रॉन आपका यहां पे मूव कर जाएगा। आप बोलोगे सर आप इधर ही क्यों मूव करवाए? हम बोलेंगे यार तुम्हारा क्या मन है, क्या इधर करवा दे? हम बोलेंगे करवा दो। अगर आप इधर करवाते हो इसका मतलब इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इसका मतलब ये कार्बन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इसका मतलब इस कार्बन पे चार्ज आएगा निगेटिव। यानी आप यहां से देखोगे तो हो जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। अब ध्यान देना, इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, इसका मतलब इस कार्बन पे आएगा निगेटिव चार्ज। इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, इसका मतलब इस कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? अब बहुत बेसिक से समझते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या हुआ। हम बोले इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट तभी पॉसिबल है जब अपने पास मल्टीपल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड होगा। साथ ही साथ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट तभी होगा जब अपने पास अटैकिंग रिएजेंट होगा। उसके प्रेजेंस में जब मेरा पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तब जो इफेक्ट आता है दैट इफेक्ट इज नोन एज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। या आप इसको ये भी कर सकते थे, CH2 डबल बॉन्ड CH2, आप इस पाई इलेक्ट्रॉन को इधर ट्रांसफर किए। आप बोलोगे सर कि पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर मेरा इधर करने का मन है। हम बोलेंगे यार करा दो ना, क्योंकि दोनों तो सिमेट्रिकल ही है। आप इस पे करवाओ या इस पे करवाओ, दोनों बात एक ही है यहाँ पर फिर से। लेकिन आपको अटैकिंग रिएजेंट लेना ही पड़ेगा। जो अटैक करता है उसको रिएजेंट कहते हैं। तो यहाँ अटैक करने वाला स्पेसीज होगा, ये हम लोग खूब अच्छे से समझेंगे क्या होगा अटैक करने वाला स्पेसीज। तो अगर ये इस बार इलेक्ट्रॉन ये कार्बन गेन कर रहा है, इसका मतलब इस कार्बन पे चार्ज आएगा निगेटिव, और इस बार ये कार्बन इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, इसका मतलब इस कार्बन पे चार्ज आएगा पॉजिटिव। तो यहां पर आप देखोगे तो इस CH2 पे आएगा निगेटिव सिंगल बॉन्ड, इस CH2 पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या हुआ आप सिंपल समझिएगा। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट सिंपल है तभी पॉसिबल है जब अपने पास मल्टीपल बॉन्ड होगा। मल्टीपल बॉन्ड कहने का मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट तभी पॉसिबल है जब अटैकिंग रिएजेंट प्रेजेंट होगा। उसके बाद पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है।
जिस पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर उस पे चार्ज निगेटिव, जिससे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर उस पे पॉजिटिव, जिस पे एरो आ रहा है उस पे इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, जहां से एरो जा रहा है उस पे इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है। तो यार हम लोग जानते हैं जिस पे इलेक्ट्रॉन गेन होता है उस पे चार्ज निगेटिव आता है, जिस पे इलेक्ट्रॉन लूज होता है उस पे चार्ज पॉजिटिव आता है। इतना हम लोग जाने। कंडीशन क्या जाने, तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट उसी कंपाउंड में पॉसिबल है जिस कंपाउंड में मल्टीपल बॉन्ड होगा, यानी डबल बॉन्ड होगा और ट्रिपल बॉन्ड होगा। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट तभी पॉसिबल है जब अटैकिंग रिएजेंट प्रेजेंट होगा। क्लियर। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। सिंपल। अब हम लोग इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट का अगर हम लोग फीचर्स बोले तो सिंपल बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट टेम्पोररी इफेक्ट है। टेम्पोररी इफेक्ट मतलब अटैकिंग रिएजेंट अगर नहीं होगा तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट नहीं होगा। अटैकिंग रिएजेंट अगर होगा, मल्टीपल बॉन्ड अगर होगा, तब इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होगा। इसी कारण से हम लोग इसको बोलते हैं टेम्पोररी इफेक्ट। ये बात आप समझिएगा, टेम्पोररी इफेक्ट पहला कंडीशन। दूसरा हम बोलेंगे कि आपका इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट तभी होगा जब मल्टीपल बॉन्ड कंटेन करेगा, तो हम लोग बोलेंगे दूसरा कंडीशन कि मल्टीपल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड हो, मल्टीपल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड हो। और तीसरा कि पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, तो हम लोग बोलेंगे ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। अरे मल्टीपल बॉन्ड होगा इसका मतलब डबल और ट्रिपल बॉन्ड होगा, और डबल और ट्रिपल बॉन्ड हुआ मतलब पाई बॉन्ड आया, पाई बॉन्ड आया मतलब पाई इलेक्ट्रॉन आया, और पाई इलेक्ट्रॉन अगर आया तब तो ट्रांसफर होगा ही, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किसके प्रेजेंस में, तो अटैकिंग रिएजेंट के प्रेजेंस में। तब जो इफेक्ट दिखेगा वो इफेक्ट क्या कहलाएगा, हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो आप सिंपल समझ सकते हो, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट तभी पॉसिबल है जब आपके कंपाउंड में मल्टीपल बॉन्ड होगा, यानी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होगा। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट तभी पॉसिबल है जब मल्टीपल बॉन्ड के साथ साथ अटैकिंग रिएजेंट प्रेजेंट हो। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट तभी होगा जब अटैकिंग रिएजेंट प्रेजेंट होगा, मल्टीपल बॉन्ड होगा, और मल्टीपल बॉन्ड का जो पाई इलेक्ट्रॉन होगा वो ट्रांसफर करेगा। तो हम लोग सिंपल देख रहे हैं कि ये मेरा सिमेट्रिकल अल्कीन है, इस सिमेट्रिकल अल्कीन में पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया। क्यों? क्योंकि यहाँ मल्टीपल बॉन्ड भी है, अटैकिंग रिएजेंट भी है, और दोनों सिमेट्रिकल है। तो आप इस वाले पे अटैक करो या इस वाले पे अटैक करो, दोनों बात एक ही है। तो ये आपका सिंपल कॉन्सेप्ट हुआ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट का। अब आप देखिएगा, जैसे कि अगर हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होता है। जैसे अगर हम लोग इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में और भी हम लोग इफेक्ट देखें, जैसे अगर हम लोग बात करेंगे, सिंपल देखोगे, अगर हम लोग ले लेते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। सिंपल। अगर हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पर आपका अल्कीन सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है, आप बोलोगे सर ये तो अनसिमेट्रिकल है। आप सिमेट्रिकल कैसे जानते हो, हम बोलेंगे यार ये मेरा सिमेट्रिकल अल्कीन है, हम बोलेंगे यार ये मेरा सिमेट्रिकल अल्कीन है, लेकिन ये मेरा अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। तो सिमेट्रिकल अल्कीन में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अनसिमेट्रिकल अल्कीन में दिक्कत कि पाई इलेक्ट्रॉन इस पे ट्रांसफर होगा कि इस पे ट्रांसफर होगा, क्योंकि इस पे प्लस चार्ज होगा और इस पे माइनस चार्ज होगा, तो अलग अलग बात हो जाएगी। तो हम बोलेंगे जब कभी भी अनसिमेट्रिकल अल्कीन होगा, जैसा कि आपको यहां दिख रहा है, जब कभी भी अनसिमेट्रिकल अल्कीन होगा और अटैकिंग रिएजेंट अगर प्रेजेंट होगा, तो आप देखोगे कि मल्टीपल बॉन्ड वाले कंपाउंड के जस्ट एडजेसेंट में कौन सा ग्रुप लगा हुआ है। हम यहाँ देख रहे हैं ये ग्रुप है CH3, और CH3 को बोलते हैं मिथाइल। मिथाइल का जनरल फॉर्म अल्काइल, और अल्काइल ग्रुप होता है नेचर में डोनर। हम लोगों ने जब इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा था तो हम लोग बताए थे कि जितना भी अल्काइल ग्रुप होता है वो सारा का सारा प्लस आई होता है, सारा का सारा डोनर होता है, सारा का सारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। इसका मतलब ये CH3 ग्रुप इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, डोनेट करेगा मतलब इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा, इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा मतलब इलेक्ट्रॉन को अपने से अवे धकेलेगा, मतलब अपने से दूर धकेलेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन को आगे शिफ्ट करेगा। इसका मतलब हुआ कि यहां से बन जाएगा C सिंगल बॉन्ड C, और इस C पे आ जाएगा निगेटिव और इस C पे आएगा पॉजिटिव,
क्योंकि यार जिस पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर उस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन गेन, यानी उस कार्बन पे आएगा निगेटिव, जिससे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर उस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन लूज, यानी उस कार्बन पे चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। जब कभी भी अनसिमेट्रिकल अल्कीन हो, अनसिमेट्रिकल अल्काइन हो, सिंपल कुछ नहीं देखना है, जिस दो कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा उसके बगल वाले ग्रुप को पकड़ो। अगर डोनर है इलेक्ट्रॉन पुश करेगा, पुश करेगा मतलब अपने से दूर इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा, और अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ग्रुप हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो तो अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा। अगर मान लो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता, मतलब इलेक्ट्रॉन लेने वाला ग्रुप होता, जैसे कि बहुत सारा ग्रुप यहाँ पर F फ्लोरीन होता, क्लोरीन होता, उस केस में ये ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, उस केस में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इस वाले कार्बन पे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ भी तो अनसिमेट्रिकल अल्कीन ही है, तो आप सिंपल देखना, जब कभी भी मल्टीपल बॉन्ड होगा, यानी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड होगा, और अगर अनसिमेट्रिकल होगा तो आप ये देखो कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले के साथ कौन सा ग्रुप है। अगर डोनर है तो इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर धकेलेगा, और अगर एक्सेप्टर है तो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ धकेलेगा, और जिसपे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर उस पे चार्ज निगेटिव आएगा, जिससे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर उस पे चार्ज पॉजिटिव। इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, ट्रांसफर ऑन दिस कार्बन इलेक्ट्रॉन का, तो हम बोलेंगे इस कार्बन पे निगेटिव, और इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, इसीलिए बोले इस कार्बन पे पॉजिटिव। ये आपको सिंपल समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग अगर बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के टाइप्स का, तो सिंपल आप समझना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के टाइप्स में कैसे हम लोग पहचानते हैं, क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट का टाइप्स, कितना टाइप्स होता है, ये अगर हम लोग जानेंगे तो आप समझिएगा। जैसे अगर हम लोग बात करें, सिंपल है, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है। अगर हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के टाइप्स का, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट दो टाइप्स का होता है, बड़ा आसान से समझिएगा। एक हो जाता है मेरा प्लस ई इफेक्ट, और एक हो जाता है मेरा माइनस ई इफेक्ट। आप बोलोगे सर हम लोग तो प्लस आई माइनस आई समझे थे, हम लोग तो प्लस एम और माइनस आई समझे थे, लेकिन सर ये प्लस ई और माइनस ई का कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन प्लस ई है और कौन माइनस ई है? बहुत आसान है, बहुत आसान तरीका हो जाता है। अरे जब आप इंडक्टिव मेजोमेरिक समझ गए तो इलेक्ट्रोमेरिक समझाना तो मेरे लिए बहुत आसान काम हो जाएगा। जब इंडक्टिव समझ में आ गया कैसे इलेक्ट्रॉन पुल, कैसे इलेक्ट्रॉन पुश, मेजोमेरिक समझ गए कैसे इलेक्ट्रॉन ले के रेजोनेंस में, कैसे इलेक्ट्रॉन दे के रेजोनेंस में, जब वो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो ये तो यार बहुत आसान मेरे लिए भी हो जाएगा और आपके लिए भी समझना उतना ही आसान हो जाएगा। सिंपल है, प्लस ई क्या होगा, माइनस ई क्या होगा, प्लस ई इफेक्ट क्या कहता है, माइनस ई इफेक्ट क्या कहता है। सिंपल समझिएगा क्या होता है। जैसे मान लो यार अगर हम लोग ले लेते हैं सी डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी, ये मेरा अनसिमेट्रिकल अल्कीन, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पर अटैकिंग रिएजेंट लेते हैं, अब अटैकिंग रिएजेंट के बारे में आप थोड़ा हम लोग जानते हैं। अटैकिंग रिएजेंट दो टाइप्स का होता है, या तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा या तो इलेक्ट्रॉन रीच होगा। जैसे अगर हम लोग ई प्लस लेते हैं, इसका मतलब हुआ कि इस ई पे चार्ज पॉजिटिव है, इसका मतलब इस ई के पास इलेक्ट्रॉन के मामले में ये ई क्या है, गरीब। इलेक्ट्रॉन के मामले में ये ई क्या है, गरीब। इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन कम, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है। ये आपको समझ में आ रहा होगा। जब कभी भी किसी भी एटम पे पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब वो पहले से इलेक्ट्रॉन लूज किया है, लूज किया है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन उसके पास अब कम हो गया, कम हो गया मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। सिंपल। तो इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफाइल। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफाइल। ये सब बहुत आसान वर्ड हो जाएगा जब हम लोग रिएक्शन अकेडिया में स्टार्ट कर देंगे। ये हो गया इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज इज नोन एज इलेक्ट्रोफाइल। और सिमिलरली जब हम लोग NU पे माइनस चार्ज देते हैं, किसी भी ग्रुप पे अगर माइनस चार्ज हो तो हम लोग जानते हैं यार ये जरूर इलेक्ट्रॉन गेन किया है। इलेक्ट्रॉन गेन किया मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन पहले से ज्यादा हो गया, और अगर इलेक्ट्रॉन पहले से ज्यादा हो गया मतलब इलेक्ट्रॉन रीच स्पीशीज हो गया, और इसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन रीच स्पीशीज।
इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज, और इसका नाम देते हैं हम लोग न्यूक्लियोफाइल। तो हम लोग रिएजेंट दो जाने, एक जाने इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, एक जाने इलेक्ट्रॉन रिच। जब कभी भी किसी भी एटम पे चार्ज पॉजिटिव दिखे, यानी उसके पास सिंबॉलिकली बोल रहे हैं, कोई नेसेसरी कंडीशन ये नहीं है, और भी कंडीशन है। जब हम लोग इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल को डिटेल में पढ़ेंगे तब हम लोग जानेंगे कैसे इलेक्ट्रोफाइल किसको बोलते हैं, किसको न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। लेकिन अभी हम लोग सिंबॉलिकली बता सकते हैं कि इस ई पे प्लस चार्ज, इसका मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन कम, इसीलिए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इसीलिए इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। इलेक्ट्रोफाइल ई से हम लोग सिंबॉलिकली बताते हैं। और इस पे निगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा मतलब इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज, और इसका नाम होता है न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच। अब आप बताओ, अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है तो वो कहां अटैक करना चाहेगा? जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिलेगा। ऑब्वियस सी बात है यार, गरीब आदमी गरीब के पास नहीं, उसके पास जाना चाहेगा जिसके पास उसको मदद मिलेगा, यानी जिसके पास पैसा ज्यादा होगा। यानी कि गरीब आदमी हमेशा अमीर आदमी के पास जाना चाहेगा। सिंपल है यार, इलेक्ट्रॉन के मामले में ये गरीब है, ये इलेक्ट्रॉन के बारे में धनी है, तो इलेक्ट्रॉन वाला जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम, वो वहां जाना ज्यादा पसंद करेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन उसको मिलेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहां ज्यादा होगा वहां पे अटैक करेगा, और इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहां कम होगा वहां अटैक करेगा। सिंपल, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहां ज्यादा वहां पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहां कम वहां पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल के पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन ज्यादा, वहां पर अटैक करेगा जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम। इलेक्ट्रोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी कम, तो वहां अटैक करेगा जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा। सिंपल, इलेक्ट्रॉन कम वहां अटैक जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा वहां अटैक जहां इलेक्ट्रॉन कम। तो ये दोनों रिएजेंट बस अभी सिंबॉलिकली आप समझ लो, रिएक्शन मैकेनिज्म में आपको खूब अच्छे से बताएंगे क्या होता है इलेक्ट्रोफाइल, क्या होता है न्यूक्लियोफाइल। सिंपल। चलिए अब हम लोग अगर यहाँ बात करते हैं कि ये मेरा अल्कीन है, अब ये अल्कीन सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है? आप तुरंत बोलोगे सर ये तो अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। तो हम बोलेंगे अगर यहाँ पर रिएजेंट कुछ भी ले लो, कुछ भी ले लेते हैं, मान लो यार रिएजेंट E+ ले लेते हैं, ठीक है। तो अब बताओ ये CH3 ग्रुप तो डोनर है, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, क्योंकि ये अनसिमेट्रिकल है, मतलब ये पाई बॉन्ड इसी पे या इसी पे नहीं, ये एक रूल के थ्रू किस पे अटैक करेगा वो बताएगा। तो ये रूल के थ्रू बोलता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मतलब इलेक्ट्रॉन पुश करेगा मतलब ये पाई बॉन्ड आगे अटैक करेगा, ट्रांसफर होगा, पाई इलेक्ट्रॉन आगे ट्रांसफर होगा, तो जिस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है उस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, जिस कार्बन से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है उस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसका मतलब हुआ C सिंगल बॉन्ड C, और इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, इसीलिए यहाँ नेगेटिव, यहां से कार्बन इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, इसीलिए पॉजिटिव। ये तो कहानी हम पहले भी बता दिए। आप बोलोगे सर इसमें नया क्या है, इसमें +E और -E क्या है? तो हम बोलेंगे कि जिस पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर अगर उसी पे रिएजेंट अटैक करेगा तब बोलेंगे हम लोग +E। जिस पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है अगर उसी पे रिएजेंट अटैक करेगा तो वो डिपेंड करता है कि अपना रिएजेंट कैसा है। यहाँ रिएजेंट जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम और वहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा, इस दोनों में कहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा? आप बोलोगे सर जहां नेगेटिव चार्ज। तो बताओ यार, जिस पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है उसी पे नेगेटिव चार्ज है और उसी पे ये अटैक करना चाहेगा। इसका मतलब है जिस पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है उसी पे मेरा रिएजेंट अटैक करेगा, तब बोलेंगे उस इफेक्ट को +E इफेक्ट। यानी हम लोग यहां से लिख देंगे क्या? तो हम लोग लिख देंगे C सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पे आ जाएगा मेरा E और यहाँ पे रह जाएगा प्लस चार्ज। सिंपल, ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब देख लो एक बार, अगर हम लोग ले लेते हैं C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C और यहाँ पर ले लेते हैं Nu-, ठीक है। अब यहाँ आप समझिएगा, तो अब बताओ फिर से ये CH3 ग्रुप डोनर हो गया तो फिर से ये पाई बॉन्ड इस पे ट्रांसफर करेगा, मतलब यहां से फिर से होगा C सिंगल बॉन्ड C, इस C पे प्लस और इस C पे माइनस। अब बताओ जिस पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर उस पे निगेटिव चार्ज, और इस बार रिएजेंट है इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज,
तो क्या जिसपे इलेक्ट्रॉन जिसके पास ज्यादा, क्या वो कभी भी वहां अटैक करेगा जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा? आप कैसे समझेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ ज्यादा? हम बोलेंगे यार निगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पहले से ज्यादा है, और इस पे भी निगेटिव चार्ज है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन रिच है, मतलब ये दोनों आपस में रिपल्सन करेगा, तो वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज वहां अटैक करेगा जहां उसको इलेक्ट्रॉन कम मिलेगा। इसका मतलब ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा। तो यहां से लिख सकते हैं C सिंगल बॉन्ड C, और यहां से लिख सकते हैं इस C पे आ गया न्यूक्लियोफाइल, और ये C बेचारा रहेगा माइनस के साथ। अब आप हमको एक चीज बताओ, क्या जिसपे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, जिसपे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर मतलब इस पे, क्या उसी पे मेरा रिएजेंट अटैक किया? हम बोलेंगे यार ये तो बेचारा जैसा था वैसा ही रह गया। इसका मतलब हुआ कि जिस पे पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, जिसके तरफ एरो घूमा, अगर उसी एटम पे मेरा रिएजेंट अटैक कर रहा है जैसा कि यहां दिख रहा है, तब हम बोलेंगे ये मेरा प्लस ई है। जिस पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, उसी पे मेरा इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है, रिएजेंट अटैक कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल नहीं रिएजेंट अटैक कर रहा है, तब बोलेंगे प्लस ई। और जिस पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर उसको छोड़ के उसके अपोजिट साइड वाले पे अटैक करेगा, तब बोलेंगे हम लोग इसको माइनस ई। क्या जिस पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर उस पे मेरा रिएजेंट अटैक किया? आप बोलोगे नहीं, क्योंकि उसके अपोजिट वाले पे अटैक किया। तो जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन नहीं यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, जब कभी भी पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर जिस पे हो रहा है अगर उसी पे रिएजेंट अटैक करेगा, नीचे जैसा दिख रहा है, तब बोलेंगे प्लस ई। और जिस पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है अगर उस पे रिएजेंट अटैक ना करके उसके बगल वाले पे अटैक करेगा, तब बोलेंगे माइनस ई। तो आपको होपफुली प्लस ई और माइनस ई समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के यूज को देखते हैं। जैसे मान लो अगर अपने पास रहता है C सिंगल बॉन्ड C और ट्रिपल बॉन्ड अगर रह रहा है N, ठीक है, तो अब हम लोग सिंपल देख सकते हैं ना यार कि अगर ये पाई बॉन्ड है और ये N है, तो N का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो तुरंत ये पाई बॉन्ड इस पे ट्रांसफर होगा, अटैकिंग रिएजेंट यहाँ रहेगा ही। सिंपल है, यहाँ C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N, और इस N पे निगेटिव चार्ज और इस C पे पॉजिटिव चार्ज। जैसा अटैकिंग रिएजेंट रहेगा उस तरीके से अटैक करेगा। जैसे मान लो अगर हम लोग के पास C सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N ही है, और यहाँ पर ले लेते हैं H प्लस और OH माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो तो H प्लस जो है और OH माइनस है, तो ये C ट्रिपल बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड इस पे अटैक करेगा, ये CH3 ग्रुप डोनर, और वैसे भी ये N इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। इसका मतलब ये पाई बॉन्ड इस N पे जाएगा, तो यहाँ से आप लिख सकते हो C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N, इस पे प्लस और इस पे माइनस, और ये H प्लस जो है वो अटैक करेगा आपका N माइनस पे, और OH माइनस जो है वो अटैक करेगा C प्लस पे। क्यों अटैक किया? क्योंकि इस H प्लस के पास इलेक्ट्रॉन कम और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा, दोनों तुरंत अट्रैक्ट कर लेगा। इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा, इसके पास इलेक्ट्रॉन कम, ये दोनों तुरंत अटैक कर लेगा, और यहाँ से बन जाएगा C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N, यहाँ पर H और यहाँ पर OH। ये हो गया यूजेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट का। सिंपल, जैसे मान लो अगर हम लोग के पास कोई कार्बोनाइल ग्रुप है, और इस बार अगर हम लोग ले लेंगे यहाँ पर H सिंगल बॉन्ड CN को हम लोग लिख सकते हैं H सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N। अब यहाँ फिर से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ गया, इसका मतलब O के तरफ इलेक्ट्रॉन खुलेगा तो यहाँ पर आ जाएगा C सिंगल बॉन्ड O पे निगेटिव और इस C पे पॉजिटिव। अब यहाँ H और C में C का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, क्योंकि ये कार्बन जो है वो मेरा sp हाइब्रिडाइज है। अब हम लोग जानते हैं कि sp का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, उसके बाद sp2 का, उसके बाद sp3 का, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है। हम लोग ये भी जानते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर, ये तो हम लोग जानते ही हैं। तो यहाँ पर आप बताओ sp में s कैरेक्टर कितना, तो 50%। यहाँ sp2 में तो हम बोलेंगे यार 33.33%, sp3 में हम बोलेंगे 25%। जितना ज्यादा s कैरेक्टर उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो यहाँ का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, H का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, तो इस C पे आएगा माइनस, इस H पे आएगा प्लस। तुरंत इस H प्लस को अटैक करवा दो O पे, ये Cn माइनस को अटैक करवा दो C प्लस पे। क्यों अटैक करवा रहे हैं समझ में आ रहा होगा। इसके पास इलेक्ट्रॉन कम, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा, मार दिया अटैक।
इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा, इसके पास इलेक्ट्रॉन कम, मार दिया अटैक। सीधा हम लोग यहां से लिख सकते हैं C, यहां पर एक आ जाएगा आपका क्या, तो हम बोलेंगे आपका आ जाएगा Cn, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड O, और इस O के साथ आ जाएगा H। तो सिंपल है, यहाँ पर जिस तरीके से आप अटैक कराना चाहोगे उस तरीके से अटैक कर सकते हैं। तो आप एक सिंपल समझिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है समराइज में हम लोग जानते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट पाई बॉन्ड यानी मल्टीपल बॉन्ड के कंपाउंड में ही पॉसिबल है। मल्टीपल बॉन्ड के साथ साथ अटैकिंग रिएजेंट के प्रेजेंस में पाई इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर होता है, पाई इलेक्ट्रॉन का जो डिस्प्लेसमेंट होता है, तब जो इफेक्ट होता है दैट इफेक्ट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। हम बोलेंगे क्या बिना अटैकिंग रिएजेंट के बिना क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट पॉसिबल है? हम बोलेंगे बिल्कुल नहीं। क्या बिना मल्टीपल बॉन्ड के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट पॉसिबल है? हम बोलेंगे बिल्कुल नहीं। इसका मतलब हुआ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट टेम्पोररी इफेक्ट है, यानी कि अगर मल्टीपल बॉन्ड नहीं रहेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट नहीं होगा, यानी कि अगर अटैकिंग रिएजेंट नहीं होगा यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट नहीं होगा। इसका मतलब हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट मेरा क्या हुआ? हम बोलेंगे टेम्पोररी इफेक्ट, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट मल्टीपल बॉन्ड के साथ साथ अटैकिंग रिएजेंट होगा, और तब जो पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा देन जो इफेक्ट आएगा उस इफेक्ट को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट दो टाइप्स का, एक होता है प्लस ई, एक होता है माइनस ई। अगर हम लोग प्लस ई बोले तो पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर जिस पे हो रहा है अगर उसी पे मेरा रिएजेंट अटैक करेगा हम बोलेंगे प्लस ई इफेक्ट होगा, और अगर पाई इलेक्ट्रॉन जिस पे ट्रांसफर हो रहा है उस पे मेरा रिएजेंट अटैक नहीं करेगा उसको बोलेंगे माइनस ई इफेक्ट। होपफुली आपको समझ में आया होगा। तो इस तरीके से हम लोग प्लस ई इफेक्ट और माइनस ई इफेक्ट समझते हैं। चलिए अब हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ लिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में क्या कंडीशंस था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है, प्लस ई इफेक्ट क्या होता है, माइनस ई इफेक्ट क्या होता है, यूजेज क्या था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट का, ये सब हम लोगों ने जाना। अब हम लोग जानते हैं रेजोनेंस एनर्जी के बारे में। रेजोनेंस एनर्जी वैसे रेजोनेंस के जस्ट बाद था, वैसे कहीं स्किप हो गया या कहीं वहां पे नहीं बता के हम सोचे यार कि जब लास्ट में हम आपको डिस्क्रिप्शन में बताएंगे वहां पे हम आपको एक बार अच्छे से डिटेल कर देंगे। तो डिटेल कर रहे हैं हम लोग रेजोनेंस एनर्जी के बारे में। बड़ा मजा आएगा। रेजोनेंस एनर्जी बहुत आसान है क्योंकि रेजोनेंस आपको आता है, बिना रेजोनेंस का रेजोनेंस एनर्जी आपको बिल्कुल नहीं आएगा समझ में। तो रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेंस का कंडीशंस क्या होता है, पाई का पाई के साथ कंजुगेशन क्या होता है, पाई का नेगेटिव के साथ कंजुगेशन क्या होता है, पाई का पॉजिटिव के साथ कंजुगेशन क्या होता है, पाई का फ्री रेडिकल के साथ कंजुगेशन क्या होता है, पाई का लोन पेयर के साथ कंजुगेशन क्या होता है, कैसे रेजोनेंस होता है, कैसे कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनता है, उस कैनोनिकल स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं। होपफुली आपको उतना पता होगा। अगर आपको याद होगा तो हम आपको एक चीज वापस रिकैप करते हैं जो था कैनोनिकल स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी ऑर्डर। स्टेबिलिटी ऑर्डर बताने के लिए हम लोगों ने 4 रूल पढ़ा था। 4 रूल में पहला रूल था कि उस 2 कंपाउंड में स्टेबिलिटी निकालने में सबसे पहले कैनोनिकल स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए हम लोग जिस 2 कंपाउंड में कंपेयर कर रहे हैं उस दोनों में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड काउंट करते हैं। जिसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज्यादा होता है उसका स्टेबिलिटी ज्यादा होता है, जिसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कम होगा उसका स्टेबिलिटी कम होगा। ये रूल 1 कहता है। फिर आ जाते हैं रूल 2 पे। रूल 2 कहता है कि अगर दोनों के पास पाई बॉन्ड सेम हो गया तो आप देखो किसके पास चार्ज है और किसके पास चार्ज नहीं है। जिसके पास चार्ज नहीं है वो मोर स्टेबल होगा और जिसके पास चार्ज है वो लेस स्टेबल होगा। ये अपना रूल 2 कहता है। फिर हम लोग आ गए रूल 3 पे। रूल 3 कहता है अगर पाई बॉन्ड भी सेम हो गया और अगर दोनों के पास चार्ज हो गया तो रूल 3 कहता है कि आप चार्ज का सेपरेशन देखो, किसका चार्ज सेपरेशन कम, कौन सा चार्ज कितना नजदीक है। लेकिन हाँ, चार्ज सेपरेशन में दोनों चार्ज अपोजिट होना चाहिए। जितना अपोजिट चार्ज का सेपरेशन जितना कम होगा अट्रैक्शन उतना ज्यादा होगा और स्टेबिलिटी उतना ज्यादा होगा। यानी रूल 3 कहा कि चार्ज सेपरेशन जितना कम अट्रैक्शन उतना ज्यादा, स्टेबिलिटी उतना ज्यादा हो जाएगा। चार्ज सेपरेशन जितना ज्यादा होगा अट्रैक्शन उतना कम होगा, अट्रैक्शन जितना कम होगा स्टेबिलिटी उतना कम हो जाएगा। ये मेरा रूल 3 कहा। अब रूल 4 जो है वो रामबाण है, वो आपको आंसर तक पहुंचा ही देगा। होपफुली रूल 4 आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। रूल 4 हम लोग इसलिए रामबाण बोलते हैं कि वो आपको आंसर तक लेके चला जाएगा।
अगर हम लोग सिंपल बोले तो रूल 4 बोलता है कि अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड भी सेम हो जाए, अगर आपके दोनों के पास चार्ज आ जाए, अगर हम लोग के पास दोनों का चार्ज सेपरेशन भी सेम हो जाए, तो रूल 4 कहता है कि यार किस एटम पे चार्ज है वो देखो, और अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे निगेटिव चार्ज है तो उसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज है तो उसका स्टेबिलिटी कम होगा, या जो मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है उस पे पॉजिटिव चार्ज है स्टेबिलिटी ज्यादा, और अगर मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट पे निगेटिव चार्ज आ जाए उसका स्टेबिलिटी कम। ये हम सिंपल 4 रूल कितने बार बोले होंगे यार। चलिए, जब हम लोग क्वेश्चन भी बहुत सारा किए थे, ढेर सारा क्वेश्चन करवाया गया है। अब आपको हम ये बताते हैं, जैसे आप मान लो कि यार अगर हम लोग रेजोनेंस एनर्जी की बात करते हैं तो रेजोनेंस एनर्जी होता क्या है। जैसे मान लो अगर हम लोग कोई भी बात करते हैं सी सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी, ठीक है। अब अगर हम लोग मान ले इसका नाम हो जाएगा क्या, तो हम लोग नाम बोलेंगे ब्यूटा-1,3 डाइईन। अगर आपको पता होगा तो, और नहीं पता है तो ये आपकी किस्मत बेकार है, ठीक है। आप बेकार हो, आप बेकार पढ़ रहे हो, आपका मेहनत बहुत खराब है, ठीक है। हम लोग सिंपल कर सकते हैं इसका नाम ब्यूटा-1,3 डाइईन। यार ये सपना में रात में 2 बजे उठाया तो बोलेगा इसका नाम क्या, तुरंत बोलेंगे ब्यूटा-1,3 डाइईन, बस ये नाम खराब लग रहा है। आपको बात समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब आप सिंपल समझिए कि ब्यूटा-1,3 डाइईन में अब हम कैसे कॉन्सेप्ट पकड़ेंगे, क्या होता है रेजोनेंस एनर्जी वो समझो। तो यार किसी भी चीज का एक क्या होता है, एक्सपेक्टेड एनर्जी होता है, एक होता है एक्सपेक्टेड करना कि यार इसका कुछ एक्सपेक्टेशन ये होगा, और एक होता है रियल, ठीक है। जैसे हम लोग मान लिए कि यार जैसे कि हम लोग बोलते हैं यार कोई बॉटल उठाए या फिर कोई बैग उठाए और उस बैग का वजन किए, तो यार हमको लगा ना यार कि बस मेजर नहीं किए, बस हम ऐसे उठा के हम बोले यार ये करीब 8-9 किलो का होगा, और जब हम मेजर किए तो पता चल गया कि यार ये एग्जैक्ट 12 किलो का था। तो दोनों में डिफरेंस आ गया। एक हम लोग बोले जब एक्सपेक्ट किए थे तब आया था 9 kg, और जब हम एग्जैक्ट हम लोग उसको मेजर किए तो पता लगा वो 12 kg का हो गया। तो दोनों में डिफरेंस आया होगा, तो वो डिफरेंस ही बताता है रेजोनेंस एनर्जी को। अब आप सिंपल समझिएगा, जैसे अगर हम बात करेंगे, जैसे ये मान लो ये मेरा एनर्जी का ग्राफ है, ठीक है। ये मान लो अपना एनर्जी का ग्राफ है, यानी ये हो गया आपका एनर्जी, ठीक है, एनर्जी। तो हम लोग जो इसका हाइपोथेटिकल माने थे, एक्सपेक्टेड माने थे, एक्सपेक्ट किए थे कि इतना होगा, मान लो कि इसका एनर्जी हम लोग माने थे यहां पर है, ठीक है। ये था मेरा रियल नहीं, ये था मेरा इमेजिनरी, ये था मेरा हाइपोथेटिकल, ये हम लोग सोचे थे कि इतना एनर्जी होगा इसका, ठीक है। अब क्या हुआ, जब हम लोग रेजोनेंस करवाए तब मेरा ये एक्चुअल एनर्जी मिला। रेजोनेंस जब करवाया गया तो वो एक्चुअल एनर्जी जो हुआ, वो एक्चुअल एनर्जी क्या हुआ, रेजोनेंस के कारण स्टेबिलिटी बढ़ गया, और स्टेबिलिटी बढ़ गया इसका मतलब हुआ मजा आ गया, एनर्जी कम। अरे यार एनर्जी जितना कम स्टेबिलिटी उतना ज्यादा, तो यार स्टेबिलिटी रेजोनेंस के कारण सबसे ज्यादा, रेजोनेंस के कारण स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा, इसका मतलब एनर्जी बहुत कम। तो यार जैसे ही रेजोनेंस की बात कर गए, जैसे ही रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइजेशन को हम लोग गेन कर लिए, ऐसे ही एनर्जी क्या हुआ, कम हो गया। तो ये क्या हुआ, मेरा रियल हुआ, और ये मेरा क्या हुआ, एक्सपेक्टेड हुआ, ठीक है। इसी को हम लोग बोल सकते हैं हाइपोथेटिकल, इमेजिनरी, जो आप बोलो, और ये हुआ मेरा रियल। तो ये रियल एनर्जी हुआ और ये एक्सपेक्टेड एनर्जी हुआ, और दोनों में जो डिफरेंस आया वो डिफरेंस किसके कारण आया, तो रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइजेशन के कारण। तो रेजोनेंस के कारण दोनों में एनर्जी का डिफरेंस आया, जो मेरा एक्सपेक्टेड था, जो मेरा रियल आया, दोनों में जो डिफरेंस आया वो डिफरेंट एनर्जी जो होगा, वो जो एनर्जी में डिफरेंस आया, दैट डिफरेंस एनर्जी, जो एनर्जी डिफरेंस है उसी को तो बोलते हैं हम लोग क्या, तो RE, रेजोनेंस एनर्जी। यानी रेजोनेंस एनर्जी को हम लोग बोल सकते हैं कि एक्सपेक्टेड यानी हाइपोथेटिकल माइनस रियल, एक्सपेक्टेड एनर्जी माइनस रियल एनर्जी इज इक्वल टू रेजोनेंस एनर्जी। मतलब रेजोनेंस एनर्जी कुछ नहीं है, बेकार है। रेजोनेंस एनर्जी क्या है, तो यार जो हाइपोथेटिकल, जो हम लोग पहले मान लिए थे कि इतना लगभग होगा, और जो रेजोनेंस के बाद जो हमको एक्चुअल एनर्जी मिला वो जो मिला 100, और दोनों में जो डिफरेंस निकाले उसके बाद जो डिफरेंस निकला वो जो डिफरेंस आया, यानी कि अगर हम लोग इस डिफरेंस को डेल ई बोले तो इसी डेल ई को बोलते हैं RE, यानी रेजोनेंस एनर्जी। यानी यार
अगर रेजोनेंस जितना ज्यादा होगा, यानी यार एक्सपेक्टेड तो मान लिए कि हमको इतना था, रेजोनेंस जितना ज्यादा होगा यानी उस कंपाउंड का स्टेबिलिटी उतना ज्यादा होगा, और स्टेबिलिटी जितना ज्यादा होगा एनर्जी का ग्राफ रियल वाले का उतना घटेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं स्टेबिलिटी जितना ज्यादा होगा एनर्जी उतना कम होगा। एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, ये तो आपको समझ में आ रहा होगा। एनर्जी जितना ज्यादा स्टेबिलिटी उतना ही कम, स्टेबिलिटी जितना ज्यादा एनर्जी उतना ही कम। स्टेबिलिटी कब ज्यादा? जब रेजोनेंस जितना ज्यादा होगा, यानी रेजोनेंस के थ्रू जो स्टेबलाइज्ड स्ट्रक्चर होगा उसका एनर्जी कम होगा। जितना रेजोनेंस ज्यादा होगा स्टेबिलिटी उतना ज्यादा होगा और उस कंपाउंड का एनर्जी उतना ही कम होगा। तो एनर्जी के जितने कम होंगे उसका डिफरेंस उतना ही ज्यादा आएगा और रेजोनेंस एनर्जी उतना बढ़ जाएगा। यानी बोल सकते हैं जितना ज्यादा स्ट्रक्चर कंपाउंड यानी जितना ज्यादा स्टेबल होगा रेजोनेंस एनर्जी उतना ज्यादा। नहीं आ रहा है समझ में? जितना ज्यादा अगर स्टेबल कंपाउंड होगा, जितना ज्यादा रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज्ड कंपाउंड होगा उसका रियल एनर्जी जो होगा वो उतना नीचे होगा, और जितना एनर्जी में एनर्जी ग्राफ रियल वाले का जितना नीचे होगा डिफरेंस उतना ज्यादा आएगा, और जितना ज्यादा डिफरेंस वही तो मेरा RE है, रेजोनेंस एनर्जी। यानी हम सिंपल कह सकते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजोनेंस एनर्जी। जितना ज्यादा स्टेबिलिटी उतना ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी, जितना ज्यादा स्टेबिलिटी एनर्जी उतना कम, एनर्जी जितना कम डिफरेंस उतना ज्यादा, डिफरेंस जितना ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी उतना ज्यादा। सिंपल। अब हम लोग सिंपली कह सकते हैं जब कभी भी बोलेगा यार किसका रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा किसका रेजोनेंस एनर्जी कम, सिंपल है जिसका स्टेबिलिटी ज्यादा उसका रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा, जिसका स्टेबिलिटी कम उसका रेजोनेंस एनर्जी भी कम। ये अब आपको दिमाग में आ रहा है। यानी अब आपसे कभी रेजोनेंस एनर्जी पूछे इनडायरेक्टली आपके दिमाग में आएगा क्या, यानी हमने वो से स्टेबिलिटी पूछ रहा है यार, जिसका स्टेबिलिटी ज्यादा उसका रेजोनेंस एनर्जी भी ज्यादा और जिसका स्टेबिलिटी कम उसका रेजोनेंस एनर्जी भी कम। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखो, मजा आ जाएगा। यानी अगर हम लोग सिंपल देखेंगे, जैसे मान लीजिए अगर हम लोग को दे दिया गया कि एक हम लोग ले लेते हैं C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, ठीक है, और यहां पर ले लेते हैं C, ये डबल बॉन्ड C हो गया, और एक ले लेते हैं C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पर पाई का पाई के साथ कंजुगेशन होगा, यहाँ पर भी पाई का पाई के साथ कंजुगेशन होगा, लेकिन यहाँ ज्यादा कंजुगेशन होगा, यहाँ पर रेजोनेंस के थ्रू ज्यादा स्टेबलाइज होगा। मतलब अगर हम ये 1 ले ले ये 2 ले ले तो इसका स्टेबिलिटी ज्यादा और इसका स्टेबिलिटी कम, क्योंकि ये रेजोनेंस के थ्रू ज्यादा स्टेबलाइज, ये रेजोनेंस के थ्रू कम स्टेबलाइज, यानी कि इसका स्टेबिलिटी ज्यादा और यहाँ इसका स्टेबिलिटी कम, जिसका स्टेबिलिटी ज्यादा। मजा आ गया। एनर्जी उतना कम, एनर्जी रियल वाला कम तो डिफरेंस उतना ही ज्यादा, यानी कि जिसका स्टेबिलिटी ज्यादा उसका रेजोनेंस एनर्जी भी ज्यादा और इसका रेजोनेंस एनर्जी कम, यानी कि ऑर्डर हो जाएगा 2 greater than 1, ठीक है। तो जिसका रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज जो कंपाउंड जितना ज्यादा होगा उसका रेजोनेंस एनर्जी उतना ही ज्यादा होगा। ये सिंपल हो गया। अगर हम लोग एक और क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। जैसे मान लो अगर हम लोग को यहाँ पर क्वेश्चन दिया जाए, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हम लोग को दे दिया जाए, जैसे हम लोग को क्वेश्चन दे दिया जाए, एक ले लेते हैं C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C और इसी पे निगेटिव चार्ज, ठीक है। एक ले लेते हैं हम लोग ये कंपाउंड, ठीक है। अब आप एक चीज देखना कि कभी भी स्टेबिलिटी जो हम लोग देखे थे पिछले एक लेक्चर में, जब हम लोग एरोमेटिसिटी की बात किए थे तो हम लोग बोले थे कि एरोमेटिक कंपाउंड का जो स्टेबिलिटी होता है वो सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद जो होता है वो मेरा होता है नॉन एरोमेटिक का। ये हम लोग ने याद किया था, ये हम लोगों ने बताया था। एरोमेटिक का कंपाउंड का स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, उसके बाद नॉन एरोमेटिक कंपाउंड का, और उसके बाद एंटी एरोमेटिक कंपाउंड का, उसके बाद एंटी एरोमेटिक कंपाउंड का। ये हम लोगों ने कंडीशंस जाना था।
अब आप बताओ, यहाँ पर पाई का पाई के साथ कंजुगेशन है, कंपाउंड साइक्लिक है, कंपाउंड प्लेनर है, और 4n + 2 पाई या 4n पाई, तो आप बोलोगे सर 2 और 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, और 4 पाई इलेक्ट्रॉन 4n पाई इलेक्ट्रॉन से आएगा, क्योंकि यहाँ पर n का वैल्यू 1 पुट करोगे, इसका मतलब ये मेरा एंटी एरोमेटिक है। ये हम लोगों ने आपको पिछले क्लास में ढेर सारा क्वेश्चंस के थ्रू बताया था। तो ये मेरा एंटी एरोमेटिक, यार ये रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज है, लेकिन ये ना ही एरोमेटिक है और ना ही एंटी एरोमेटिक है, इसको हम लोग बोल देंगे नॉन एरोमेटिक। ठीक है, अब बताओ, एक नॉन एरोमेटिक है और एक मेरा एंटी एरोमेटिक है, दोनों में स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करेंगे तो ये 1 है, ये 2 है, बता दो यार, मजा आ जाएगा। नॉन एरोमेटिक ये, एंटी एरोमेटिक ये, स्टेबिलिटी ऑर्डर में नॉन एरोमेटिक ग्रेटर देन एंटी एरोमेटिक, यानी कि 1 greater than 2. This is the order of resonance energy. अरे स्टेबिलिटी का ऑर्डर जो आएगा वही रेजोनेंस एनर्जी का भी ऑर्डर आएगा, और स्टेबिलिटी ऑर्डर इसका ज्यादा और इसका कम। ये एंटी एरोमेटिक कारण इसका स्टेबिलिटी कम, और ये नॉन एरोमेटिक कारण इससे स्टेबिलिटी ज्यादा, इस कारण से 1 का रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा हो जाएगा और 2 का रेजोनेंस एनर्जी कम हो जाएगा। अगर हम लोग और क्वेश्चंस देखेंगे तो क्वेश्चंस और देखते हैं। चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस के थ्रू रेजोनेंस एनर्जी का ऑर्डर बताते हैं, मजा आ जाएगा यार। सिंपल है, जिसका स्टेबिलिटी ज्यादा उसका रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा हो जाएगा। अब हमको ये बताओ, एक मेरा हो गया आपका, ये मेरा क्या है, इसको बोलेंगे हम लोग मिथानोइक एसिड, और इसको बोलेंगे हम लोग मिथेनामाइड, CONH2 एमाइड। ये मेरा COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, या तो मेरा ये हो गया मेरा फॉर्मिक एसिड, और इसको बोलेंगे फॉर्माइड। ठीक है, अब आप एक चीज समझना कि ये मेरा O का लोन पेयर है, यहाँ पर N का लोन पेयर है, यहाँ भी रेजोनेंस होगा, इस O पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ भी लोन पेयर होगा और यहाँ पे पाई बॉन्ड, इस O पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ भी रेजोनेंस है, यहाँ भी रेजोनेंस हो रहा है। अब स्टेबिलिटी में बात करना तो यार इस O पे चार्ज आएगा पॉजिटिव और इस N पे चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। हम लोगों ने आपको बताया था, जब रेजोनेंस के बारे में पढ़ा था तो हम लोगों ने बताया था कि जिस भी एटम पे लोन पेयर हो और अगर वो एटम रेजोनेंस से पार्टिसिपेट कर रहा है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देके, तो उस सारे एटम पे चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। तो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दिया, इसलिए इस N पे पॉजिटिव, और ये O भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया, इस कारण से इस O पे भी पॉजिटिव। अब बताओ यार, ये भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है, दोनों का स्टेबिलिटी कम, लेकिन यार ये O मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और इसके कंपेयर में N जो होगा वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव और अगर उस पे पॉजिटिव चार्ज उतना कम स्टेबिलिटी। यार दोनों का स्टेबिलिटी कम, लेकिन कंपेयर करो तो यार इसका स्टेबिलिटी ज्यादा कम होगा और इसका स्टेबिलिटी कम होगा। यानी सिंपल कह सकते हैं कि इसका स्टेबिलिटी कम है और इसका स्टेबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर N पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर O पे पॉजिटिव चार्ज, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और O के कंपेयर में ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। इस कारण से इसका 2 का स्टेबिलिटी ज्यादा और 1 का कम, इसीलिए 2 का रेजोनेंस एनर्जी भी ज्यादा और 1 का रेजोनेंस एनर्जी कम हो जाएगा। ये तो सिंपल हो गया फर्स्ट वाले का। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर। सेकंड वाला आ जाओ। सेकंड वाले में आप देखो तो यहाँ पर आपका पाई का पाई के साथ रेजोनेंस, यहाँ पर 3-3 पाई कंजुगेशन में तो यहाँ ज्यादा रेजोनेंस, यहाँ पर भी 3-3 पाई कंजुगेशन में तो यहाँ भी ज्यादा रेजोनेंस। इस दोनों में रेजोनेंस सेम, इसमें रेजोनेंस कम, इसलिए इसका स्टेबिलिटी कम, इसलिए इसका रेजोनेंस एनर्जी भी कम होगा। यार यहाँ पे कंजुगेशन कम, इसलिए रेजोनेंस का स्टेबिलिटी भी कम। यहाँ पर तीनों कंजुगेशन में, यहाँ भी तीनों कंजुगेशन में, यहाँ भी रेजोनेंस ज्यादा, यहाँ भी रेजोनेंस उतना ही, लेकिन यहाँ रेजोनेंस कम, इसलिए 1 का सबसे कम रेजोनेंस एनर्जी होगा। ये तो हम लोगों ने जान लिया, यानी 1 का सबसे कम होगा। अब बता दो किसका और होगा। तो यहां पर अगर हम बात करेंगे 2 वाले का और 3 वाले का, तो 2 तो यार दूर से ही दिख रहा है, ये एरोमेटिक है, बेंजीन एरोमेटिक है, और ये जो है ये मेरा नॉन एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है। और एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक में हम लोगों ने जाना है एरोमेटिक का स्टेबिलिटी ज्यादा होता है नॉन एरोमेटिक से, यानी कि हम लोग लिखेंगे 2 का रेजोनेंस एनर्जी सबसे ज्यादा, क्योंकि 2 वाले का स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। उसके बाद किसका होगा, तो हम बोलेंगे उसके बाद 3 का हो जाएगा, और 1 तो बेचारा सबसे करीब, क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस सबसे कम हो रहा है। ये तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग सिंपल और भी 2-3 क्वेश्चन देखें, तो अगर हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू और रेजोनेंस एनर्जी पकड़ने का कोशिश करेंगे तो आप देखिएगा कि क्या होता है क्वेश्चंस में। जैसे अगर हम बात करें 2 और एग्जांपल लेते हैं, सिंपल जैसे एक ले लेते हैं, यहां पर ले लेते हैं एक निगेटिव चार्ज,
और एक ले लेते हैं सी डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी पे निगेटिव चार्ज। ये हो गया मेरा फर्स्ट, ये हो गया मेरा सेकेंड। और एक ले लेते हैं, ये क्वेश्चन हो गया। एक ले लेते हैं हम लोग इस पे पॉजिटिव चार्ज और एक ले लेते हैं सी डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब यहाँ पर आप एक चीज देखना, बड़ा मजा आ जाएगा यार। ये निगेटिव चार्ज और ये पाई बॉन्ड कंजुगेशन में है, ये निगेटिव चार्ज 2 पाई इलेक्ट्रॉन की तरह